Welcome to Dr. PC Verma Economist YouTube Economics क्लास। इस क्लास में आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। भारत में बैंकिंग फ्रॉड एवं आरबीआई द्वारा म्यूलर हंटर एआई टूल का प्रयोग। डॉक्टर ब्रजेश कुमार तिवारी, प्रोफेसर, जेएनयू अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के शोध पर आधारित विवरण का मैं सरल विश्लेषण कर रहा हूं, ताकि जो स्टूडेंट यूपीएससी में आईएएस के लिए परीक्षा दे रहे हैं, आईईएस ऑल इंडिया इकोनॉमिक सर्विस के लिए परीक्षा दे रहे हैं, आरबीआई ऑफिसर्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई पीओ के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी में फाइनेंशियल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य राज्यों में जिसमें बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा और दिल्ली के चारों ओर रहने वाले हिंदी में तैयारी करने वाले, कमीशन की तैयारी करने वाले, नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। यह शुद्ध रूप से मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था मेरे द्वारा की गई है। मैं 1973 से 2025 तक लगातार अर्थशास्त्र कमीशन के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, जैसे चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, बीआईटी मेसरा, एमबीए पटना कैंपस, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स साइंस कॉलेज, पीजी डैश पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एक्चुअल साइंस, वहां मैं एक्चुअल साइंस पढ़ाता था। पटना यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में मैं एमबीए पढ़ाता हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। उसी तरीके से चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी में मैं लॉ इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। दिल्ली के पास ही निफ्टेम है, जो कि ये दिल्ली से कुछ दूर पर है निफ्टेम, जहाँ की एमबीए की पढ़ाई होती है। वहाँ मैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में एक वीक जाकर के पढ़ाता हूँ, पढ़ा चुका हूँ। मेरा उद्देश्य क्या है कि इस 1973 से 2025 के बीच में भारत में भारी बदलाव, जिसका आंखों देखा हाल हमको है। एज ए स्टूडेंट जब हम 1967, 68, 69, 70, 71, 72 स्टूडेंट थे, उस समय जो टीचर हमको पढ़ाए वो बात, फिर 1973 में पूरे बीपीएससी में टॉप करके पटना कॉलेज में नंबर 1 पोजीशन प्राप्त की, और पटना कॉलेज में लेक्चरर के रूप में 1974 में कमीशन ने मेरा नाम रिकमेंड किया। तो उस स्टेटस को, बीपीएससी पूरे में टॉप करना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लिए हुई, क्योंकि मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि मेरा बिहार राज्य, जिस समय मैं स्टूडेंट था, उस समय में पॉवर्टी में हाईएस्ट, गरीबी में हाईएस्ट, और सबसे ज्यादा गरीबी का परसेंटेज था जब स्टूडेंट थे। तब लेक्चरर बन करके जब आए, तो उस समय ही पूरे इंडिया में सबसे गरीब बिहार स्टेट से हम थे। आज भी पढ़ा रहा हूं तो बिहार स्टेट सबसे गरीब लास्ट में। ये बड़ा ही पिक्यूलियर विडंबना है कि कोई राज्य 50 साल से लोएस्ट पॉइंट गरीबी पर पकड़े हुआ है, न घसक रहा है, न कोई उस तरह की क्रांति हो रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है।
तो ये एक अलग बात हुई। तो मेरा उद्देश्य है कि जो कुछ भी मेरा नॉलेज है, उसको लड़के के सामने पेश करना। डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट के नाम से यूट्यूब चैनल है। उसी चैनल में मेरी बातों को प्रदर्शित किया जाता है। आप उसे देखिए। सारे कोर्स के सारी बातों को मैं इसी तरह से पढ़ा करके वहाँ डाल दिया हूँ। जिसका कि जिसको उतना सामर्थ्य नहीं है दिल्ली पहुँचने का, तो गाँव में भी रह कर के हमारे यहाँ से लोग कम्पीट किए हैं, जो लिखित हमको दिए हुए हैं कि सर हमको इससे बड़ा लाभ हुआ। और इससे दूसरा मुझको भी लाभ है कि लेटेस्ट अपडेट बने रहते हैं। तो भारत में बैंकिंग फ्रॉड एवं आरबीआई द्वारा म्यूलर एआई टूल का प्रयोग कैसे किया जाए, इस पर हम लोग विचार करेंगे। और डॉक्टर ब्रजेश कुमार तिवारी, प्रोफेसर जेएनयू, अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के शोध पर आधारित विवरण का सरल विश्लेषण है। जो भी आंकड़े हैं वो ट्रू है, उसे आरबीआई के रिपोर्ट के द्वारा मिला सकते हैं और कहीं बोल्डली बोल सकते हैं। वर्ष 2024-25 में आरबीआई द्वारा जारी किए गए बैंकिंग धोखाधड़ी के आंकड़े चिंतित करते हैं। वर्ष 2023-24 में भारत में बैंकिंग धोखाधड़ी की रकम 12,230 करोड़ रुपए थी। सोचिए, धोखाधड़ी में 12,230 करोड़ रुपए थी कब? 2023-24। और हमको बनना है तीसरी अर्थव्यवस्था, विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था पर तो हम लोग पहुंचे हुए हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि उसका इकोनॉमिक इफ़ेक्ट पड़ता है। 12,230 करोड़ रुपए अ, की बैंकिंग धोखाधड़ी 2023-24 में। 2024-25 में यह बढ़कर धोखाधड़ी से बैंकिंग फ्रॉड की रकम 36,014 करोड़ रुपए हो गई। सोचिए, इसका मतलब हो गया कि एक साल में, मतलब 2024-25 से 2023-24 से 2024-25 में 3 गुना धोखाधड़ी का, बैंकिंग फ्रॉड का अमाउंट बढ़ गया। अब इसका आर्थिक इफ़ेक्ट है, पिछले क्लास में मैंने आर्थिक इफ़ेक्ट पर जवाब दिया था। आर्थिक इफ़ेक्ट क्या है? आप अर्थशास्त्र का नियम जानते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी जो है, लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन ₹200 और ₹500 का नोट, जाली नोट का भरमार है। और आरबीआई और भारत का जो नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है, उसने रिपोर्ट दिया है कि ₹200 का और ₹500 का नोट पाकिस्तान में छपता है और पाकिस्तान और नेपाल के रास्ते से भारत में प्रवेश करता है। मेरा ये कहना है कि इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप केवल नज़र आतंकवादी पर नहीं रखिए या बाहरी व्यक्तियों पर नहीं रखिए। नज़र रखिए कि कोई झोला में घास लिए जा रहा है या घास के भीतर में बंडल है ₹500 का, और बाहर लाके पास ऑन कर दिया, घुस गए। और अब अगर आप हिंदुस्तान का नक्शा बनाए, भारत का नक्शा देखिए, तो किनारा लेकर के देखिए कि कितना एरिया पाकिस्तान के पास है। उस सारे एरिया से नेपाल वाला देख लीजिए, नेपाल वाला तो हम बिहार में ही है। नेपाल वाला तो आराम से, कहीं कोई वैसा रोक-टोक नहीं है कि पकड़ लेगा। अररिया में कहता है कि जोर से कुछ फेंकिएगा तो नेपाल चला जाएगा। इतना नज़दीक अररिया जो है, उसका बॉर्डर पाक नेपाल का है। तो वहाँ से नोट फेंकने में क्या प्रॉब्लम है? तो ये सब बात जानते हुए भी बहुत सारा चीज़ हम लोगों का अम, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, उसी पर ज़्यादा समय, एनर्जी और ये अ, पत्रकारिता के थ्रू किया जा रहा है। ज़रा आप सोचिए कि जब रिपोर्ट बतला रहा है अ, नेशनल जाँच एजेंसी, एनआईटी, रिपोर्ट बतला रहा है कि नोट छपता है पाकिस्तान में, 200 और 500 का नोट, और वो पाकिस्तान के बॉर्डर के माध्यम से या नेपाल के बॉर्डर के माध्यम से भारत में एंटर करता है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि भारत में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, जबकि आरबीआई बढ़ाया नहीं।
लेकिन बाजार में मनी सप्लाई का पुशअप हो गया। बाजार में मनी सप्लाई जब बढ़ गया तो बाजार में क्या हो जाएगा, वस्तु की मांग बढ़ेगी। वस्तु की मांग बढ़ेगी। अगर उतना वस्तु नहीं है तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा, खरीदार बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि बाजार में नकली करेंसी आने से मौजूद धन की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, जो बाजार में मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा। माल और सेवाओं की भारी मांग उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त ऐसे नकली नोटों का प्रयोग आतंकवादियों द्वारा भारत के खिलाफ किया जा रहा है। जाली नोट किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए घातक होते हैं। इससे पार पाना आरबीआई और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है। तो इसी संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं कि 2024-25 में आरबीआई द्वारा जारी किए गए बैंकिंग धोखाधड़ी के आंकड़े चिंतित करते हैं। वर्ष 2023-24 में भारत में बैंकिंग धोखाधड़ी की रकम 12,230 करोड़ रुपए थी, जो कि वर्ष 2024-2025 में बढ़कर धोखाधड़ी की बैंकिंग फ्रॉड की रकम 36,014 करोड़ रुपए हो गई। यह 3 गुना वृद्धि है। यह 2027-2023 की तुलना में 2024-25 में बैंकिंग फ्रॉड में 3 गुना, 3 गुना, 3 गुना वृद्धि हो गई है। आरबीआई के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंकों निजी क्षेत्र के बैंकों में दर्ज फ्रॉड फ्रॉड की संख्या में
डेबिट क्रेडिट। डेबिट डेबिट क्रेडिट कार्ड। इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित से से संबंधित धोखाधड़ी। धोखाधड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा है। धोखाधड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा है। सबसे बड़ा हिस्सा है। वहीं सरकारी बैंकों में वहीं वहीं सरकारी वहीं सरकारी बैंकों बैंकों में धोखाधड़ी धोखाधड़ी पानी गर्म धोखाधड़ी मुख्य रूप से मुख्य रूप से लोन सेगमेंट लोन सेगमेंट लोन सेगमेंट में है। लोन सेगमेंट में है। जिनमें कई स्तरों पर मिली भगत होती है। जिनमें कई स्तरों पर जिनमें कई स्तरों पर मिली भगत मिली भगत शामिल होती है।
मिली भगत शामिल होती है। रिपोर्ट में कहा गया है, रिपोर्ट में कहा गया है कि लोन से है कि लोन से लोन से संबंधित धोखाधड़ी धोखाधड़ी संख्या के हिसाब से संख्या के संख्या के संख्या के हिसाब से 33% से संख्या के हिसाब से 33%, 33% से अधिक मामलों, 33% से अधिक अधिक मामलों, धोखाधड़ी की संख्या के हिसाब से 33% अधिक मामलों, और और वैल्यू के हिसाब से, और 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 वैल्यू के वैल्यू के हिसाब से वैल्यू के हिसाब से संख्या संख्या के
हिसाब से 33% से अधिक मामलों और वैल्यू के हिसाब से 92 92% से 92% से अधिक मामले अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार है। के लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदार है। बयानवे परसेंट से अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार है। बड़ी बात यह है बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट किए गए मामले रिपोर्ट किए गए मामले 1 लाख 1 लाख रुपये और
और उससे अधिक उससे अधिक की धोखाधड़ी की धोखा धोखाधड़ी के लिए है। के लिए है यानी यानी इससे कम इससे कम इससे कम इससे कम राशि के बैंक फ्रॉड के बैंक फ्रॉड को इसमें नहीं लिया गया। इसमें नहीं इसमें नहीं लिया गया नहीं लिया गया है। भारत में भारत में यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट्स पेमेंट्स इंटरफेस पेमेंट इंटरफेस इंटरफेस यूपीआई 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 की लोकप्रियता की लोकप्रियता के कारण लोकप्रियता के कारण छोटे छोटे छोटे
छोटे छोटे ऑनलाइन ऑनलाइन लेन देन लेन देन बहुत होते हैं। लेन देन बहुत लेन देन बहुत बहुत होते हैं जो अब अब ठगों के लिए बड़ा मौका बन रहे हैं। बड़ा मौका बन रहे हैं। यूपीआई आज देश में आज देश में 3 लाख करोड़ देश में 3 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ डॉलर से अधिक से अधिक का सालाना का सालाना कारोबार संभल रहा है। कारोबार संभाल रहा है। बैंकों से चोरी
बैंकों से चोरी का सबसे पुराना चोरी का सबसे सबसे पुराना और आम तरीका और आम आम तरीका फर्जी दस्तावेज फर्जी दस्तावेजों फर्जी दस्तावेजों या रिश्वत या रिश्वत के जरिए के रिश्वत के जरिए लोन लेना है। लोन लेना है जो आज भी जो आज भी बदस्तूर ब दस बदस्तूर जारी है। अब आम ग्राहकों के लिए आम ग्राहकों आम ग्राहकों के लिए भी भी खतरा बढ़ रहा है। बढ़ रहा है क्योंकि 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 50 50% से अधिक फ्रॉड से 50% से अधिक फ्रॉड अधिक फ्रॉड डिजिटल
डिजिटल या कार्ड आधारित या कार्ड 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 आधारित कार्ड आधारित लेन देन। लेन देन में हो रहे हैं। में हो रहे हैं। आज के समय में फिशिंग अटैक। फिशिंग दो तीन आज के समय में फिशिंग अटैक फिशिंग अटैक से लेकर सिम कार्ड सिम कार्ड क्लोनिंग सिम कार्ड क्लोनिंग जैसे हाईटेक हाईटेक
तरीकों तक ठग हाई तरीकों तक ठग हर तरह की चाल चल रहे हैं। ठग हर तरह की चाल चल रहे हैं। फिशिंग अटैक एक प्रकार का साइबर हमला है। एक प्रकार का एक प्रकार का साइबर साइबर हमला है। एक प्रकार का साइबर हमला है। हमला साइबर हमला है जिसमें जिसमें हैकर्स जिसमें हैकर्स लोगों को लोगों को हैकर्स लोगों को धोखा देकर उनकी निजी जानकारी उनकी निजी उनकी निजी जानकारी जैसे जैसे कि क्रेडिट कार्ड
क्रेडिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक खाते, बैंक बैंक खाते की जानकारी की जानकारी या पासवर्ड चुराने या पासवर्ड पासवर्ड चुराने की कोशिश करते हैं करते हैं। चार, पांचवा, म्यूल हंटर, म्यूल हंटर, म्यूल हंटर, म्यूल हंटर एआई टूल, म्यूल हंटर एआई टूल।
इन इन सभी इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए से निपटने के लिए हाल में हाल में आरबीआई आरबीआई ने म्यूल हंटर म्यूल म्यूल हंटर म्यूल हंटर नामक एक एआई टूल ए आई टूल पेश किया है। पेश किया है जो संदिग्ध जो जो संदिग्ध लेन देन लेन देन संदिग्ध लेन देन संदिग्ध संदिग्ध लेन देन को पकड़ने की कोशिश करता है को पकड़ने की कोशिश 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 करता है। इसके अलावा
इसके अलावा डिजिटल डिजिटल पेमेंट के लिए डिजिटल पेमेंट के लिए एक इंटेलिजेंस इंटेली इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का प्रोटोटाइप का प्रोटो प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप भी बनाया जा रहा है भी बनाया जा बनाया जा रहा है भारत के मनी लॉन्ड्रिंग भारत के मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग कानून बैंकों को बैंकों को तुरंत तुरंत एक्शन तुरंत एक्शन लेने के सक्षम नहीं बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं इसमें भी
इसमें भी इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है। डेलार्ड डे, डेला डेलाइट डेलाइट रिसर्च रिसर्च एजेंसी के अनुसार देश में 2026 ईस्वी तक 100 करोड़ लोग स्मार्टफोन स्मार्ट स्मार्टफोन का उपयोग करेंगे का उपयोग करेंगे निकट भविष्य में। निकट निकट भविष्य में डिजिटल डिजिटल बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेगी का नेतृत्व
करेगी। फिनटेक भारतीय बैंकिंग भुगतान प्रणाली फिनटेक फिनटेक भारतीय बैंकिंग और भुगतान प्रणाली, बैंकिंग और भुगतान प्रणाली के लिए आगे का रास्ता है। आगे का आगे का रास्ता है। बस आवश्यकता है बस बस आवश्यकता है इसे सुगम इसे सुगम और सुरक्षित सुगम और सुरक्षित सुगम और सुरक्षित बनाने की। इसके लिए इसके लिए बैंकों द्वारा बैंकों द्वारा केवल केवल सावधान रहें। सावधान रहें
रहें, सावधान रहें। कहना। पर्याप्त। नहीं है। इससे काम नहीं चलने वाला है। इससे काम नहीं इससे काम नहीं चलने वाला है। चलने वाला है। इससे काम नहीं चलने वाला है। समय के साथ। समय के साथ पेमेंट इंडस्ट्री। पेमेंट। पेमेंट इंडस्ट्री को मजबूत और टिकाऊ बनाना होगा। को को मजबूत मजबूत और टिकाऊ बनाना होगा। कर्मचारियों के साथ कर्मचारियों के साथ कर्मचारियों के साथ के साथ ही ग्राहकों का साइबर जागरूक होना आवश्यक है। ग्राहकों का
ग्राहकों का साइबर जागरूक होना आवश्यक है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और इज़राइल। जैसे कुछ देशों ने
साइबर जागरूकता को स्कूली पाठ्यक्रम को स्कूली स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। शामिल शामिल कर शामिल कर लिया है। हमें भी हमें भी भारत में भारत में इस दिशा में इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। सोचने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था के लिए व्यवस्था के लिए चुनौती चुनौती बने बैंकिंग बैंकिंग फ्रॉड और नकली नोट नकली नकली नोटों की समस्या का इलाज का इलाज मुश्किल तो है। मुश्किल तो है।
मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आर्थिकी के लिए चुनौती बने बैंकिंग फ्रॉड को दूर करने के लिए जरूरी है, जैसा कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल कुछ देशों में साइबर जागरूकता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। हमें भी भारत में इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बने बैंकिंग फ्रॉड और नकली नोटों की समस्या का इलाज मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। म्यूल म्यूल हंटर नामक एआई टूल को आरबीआई ने पेश किया है, जो संदिग्ध लेन-देन को पकड़ने को कोशिश करता है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट के लिए एक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का प्रोटोटाइप भी बनाया जा रहा है। भारत मनी लॉन्ड्रिंग का कानून बैंकों को तुरंत एक्शन लेने के लिए सक्षम नहीं बना रहे हैं। इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। डेलाइट रिसर्च एजेंसी के अनुसार देश में 2026 तक 100 करोड़ लोग स्मार्टफोन का उपयोग करेंगे। निकट भविष्य में डिजिटल बैंकिंग अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेगी। फिनटेक भारतीय बैंकिंग और भुगतान प्रणाली के लिए आगे का रास्ता है। बस आवश्यकता है इसे सुगम और सुरक्षित बनाने की। इसके लिए बैंकों द्वारा केवल सावधान रहे कहना पर्याप्त नहीं है। इससे काम नहीं चलने वाला है। समय के साथ पेमेंट इंडस्ट्री को मजबूत और टिकाऊ बनाना होगा। कर्मचारियों के साथ ही ग्राहकों का साइबर जागरूकता होना आवश्यक है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इज़राइल जैसे कुछ देशों ने साइबर जागरूकता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। हमें भी इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बने बैंकिंग फ्रॉड और नकली नोटों की समस्या का इलाज मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। जैसा कि पिछले क्लास में भी आपको बताए कि नेशनल रिसर्च नेशनल राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने यह पाया है कि भारतवर्ष में नकली नोटों को कौन भेज रहा है। तो पाया है कि भारत में नकली नोटों को भेजने के लिए नेपाल और पाकिस्तान के मार्ग का उपयोग किया जा रहा है। ये नकली नोट पाकिस्तान में छापे जाते हैं। बाजार में नकली करेंसी आने से मौजूद अर्थव्यवस्था मौजूद धन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जो भारत में मुद्रास्फीति को बढ़ाती है और माल और एवं सेवाओं की भारी मांग उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त ऐसे नकली नोटों का उपयोग आतंकवादियों द्वारा भारत के खिलाफ किया जा रहा है। जाली नोट किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए घातक होते हैं। इससे पार पाना आरबीआई और सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। यह जानते यह जा, जैसे ही यह आप लोगों को बताएंगे या किसी इंटरव्यू में बोलेंगे कि आरबीआई द्वारा इस वर्ष 2025 में जारी किए गए बैंकिंग के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला है, कि भारत के बैंकिंग धोखाधड़ी के आंकड़े चिंतित करते हैं। आरबीआई के रिपोर्ट के द्वारा भारत देश में बैंकिंग धोखाधड़ी का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 23-24 में धोखाधड़ी की रकम मात्र 15,230 करोड़ रुपए 12,230 करोड़ रुपए 12,230 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुआ 2023-24 में, और 2025 में 3 गुना वृद्धि हो गई। 2024-25 में 3 गुना वृद्धि हो गई, और अब कितना हो गया है, तो 36,014 करोड़ रुपए। इसमें सरकारी बैंकों हुई
धोखाधड़ी की राशि कितना है? 25,667 करोड़ रुपए। और निजी बैंक क्षेत्रों के बैंक में धोखाधड़ी की राशि कितना है? तो 10,088 करोड़ रुपए। आरबीआई के अनुसार इस वृद्धि का एक बड़ा कारण 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार अनुपालन करने से निश्चित के लिए 122 पुराने मामलों को जोड़ना है। हालांकि इससे बैंकों से गायब 36,014 करोड़ रुपए की समस्या कम नहीं हो जाती है। बैंकिंग धोखाधड़ी का प्रभाव वित्तीय नुकसान तक सीमित नहीं है, यह बैंकों में जनता के विश्वास को कम करता है। तो अंत में एक वाक्य आपको याद रखना है किसी भी इंटरव्यू के लिए, कि बैंकिंग धोखाधड़ी का असर वित्तीय नुकसान तक सीमित नहीं है, ये मामले बैंकों में जनता का भरोसा भी घटाते हैं। और अर्थशास्त्र का नियम लागू होता है कि नकली नोट जो है पाकिस्तान में छपते हैं, और नेशनल भारतीय राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि नकली नोट जो है 200 रुपया और 500 रुपये का बहुत मात्रा में पाकिस्तान में छपता है, और पाकिस्तान से और नेपाल के रास्ते से वो भारत में प्रवेश करता है। अब इसका अर्थशास्त्र का नियम क्या होगा कि बैलून जो है उसको फूकिएगा तो गुब्बारा बढ़ेगा, फूकते फूकते इतना फूक दीजिए कि फट जाए। तो नोट भारत सरकार के कहने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छाप ही रही है, और उसके छापने के बराबर या उससे थोड़ा कम नकली नोट अगर बाजार में आ गया, पहचानना मुश्किल है कि कौन असली है कौन नकली है। तो इस स्थिति में क्या होगी कि नकली ही सही, भारत में धन की मात्रा बढ़ जाएगी। वही सोचिए ना, धन की मात्रा बढ़ने से गांव गांव में जमीन जो है 1 करोड़ रुपया कट्ठा, शहर में तो 5 करोड़ रुपए कट्ठा। कहां से इतना पैसा आ गया? बॉर्डर के एरिया में देखिए बहुत सारा मकान बन गया है। नेपाल के एरिया में देखिए, इधर जो है आपको नेपाल से सटा हुआ जो एरिया है उसका मुआयना कीजिए, ठीक बॉर्डर से थोड़ा हट के पूरा मकान बन रहा है। इसका कारण है कि नोट की छपाई हुई, अब वो किनारे ही है, वहां आ गया, चाहे नेपाल के रास्ते आवे या पाकिस्तान के रास्ते आवे, और उस नोट से भारत का जो रियल पोजीशन है वो चेंज हो गया। भारत में धन की मात्रा बढ़ गई, रुपया तो धन ही है, एक धन है वो, तो धन की मात्रा बढ़ गई। असली नकली नोट पहचान नहीं पा रहे हैं, तो वो धन जैसे ही बढ़ा तो बाजार में वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। अब देखिए, एक बात बोलेंगे तो आपको हंसी लगेगा। 1972 में मेरी शादी हुई थी, और उस मैरिज में सोना जो था 250 रुपये में 10 ग्राम, मैंने एक भर का दाम था 250 रुपया। उस समय बीपीएससी के डिप्टी कलेक्टर का वेतन था 400 रुपया, और हम लोग लेक्चरर का वेतन था 535 रुपया। अब सोना वही है 10 ग्राम, उसका अभी हो गया है 96,000, मतलब कि 96 लाख, 1 लाख 2 लाख, 96,000 मतलब कि 1 लाख से 4,000 कम। लेकिन अखबार का रिपोर्टिंग है कि 1 लाख के पार चला गया है। लेकिन हम फोन करके पूछे कि क्या रेट अभी चल रहा है, तो बोला कि 96 है। लेकिन 2026 में, अभी तो 25 है, 2026 के अक्टूबर महीने में ऐसा फोरकास्ट है कि 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा 10 ग्राम सोने का दाम। 10 ग्राम माने एक भर, जो गांव में बोलता है एक भर, 10 ग्राम। सोचिए, 1972 में एक भर सोना का दाम था 250 रुपया। क्यों? क्योंकि सैलरी था प्रोफेसर का 535 रुपया, डिप्टी कलेक्टर का 400 रुपया। आज क्या हो गया है?
कि आज सैलरी हो गया है डेढ़ 1.5 लाख रुपया। अभी मेरे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ते थे वो ज्वाइन किए ऑडिटर, ऑडिट ऑफिसर। पहले मंथ का सैलरी मिला है 77,000 रुपया। ये क्या है? मनी इल्यूजन है, मनी इल्यूजन है। 77,000 रुपया हो गया। इसको हम अगर उलट के ले जाएं अपने समय का 1972 में, तो उस समय में 250 रुपये में 10 ग्राम सोना मिलता था। और अभी 77,000 में भी 10 ग्राम सोना नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी 96,000 हो गया है। तो कहता है कि अब समय आ गया है कि लोग भी, कम उम्र के बच्चे भी मोबाइल चलाते हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 में 100 करोड़ लोग स्मार्टफोन का उपयोग करेंगे। मतलब कि जो एकदम बच्चा होगा वह नहीं करेगा। 100 करोड़ हो गया तो फिर बच्चा कितना गया? सब जो एकदम नाबालिग होगा, एकदम छोटा बच्चा, उसको छोड़ दीजिए। हालांकि छोटा बच्चा के हाथ में लोग दे देता, लेकिन खरीदता अपने लिए नहीं है। लेकिन 100 करोड़ आदमी खरीद करके उसको उपयोग करेंगे। तो इसलिए अब साइबर अपराधी, अपराध बढ़ गया है। क्योंकि अपराध करने वाला जो है, अभी अभी तो एक और भी न्यूज में आ रहा है कि फोटो से, अब मोबाइल के फोटो के द्वारा, वीडियो द्वारा इस तरह से साइबर क्राइम कर रहा है। डिजिटल अरेस्ट उसको कहता है, डिजिटल अरेस्ट। देखिएगा, डिजिटल अरेस्ट टर्म भी है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल जैसे कुछ देशों ने साइबर जागरूकता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। हमें भी भारत में इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बने बैंकिंग फ्रॉड और नकली नोटों की समस्या। इसका इलाज मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। और जब आप जान रहे हैं कि नेपाल और पाकिस्तान के रास्ते टप करके इधर आता है, तो आप केवल जो है आतंकवादी मत खोजिए। कोई आदमी अगर बोरा में अ, घास लिए जा रहा है तो उसको भी रोक के देखिए। हो सकता है उसके भीतर में एक बंडल हो नोट का। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और हम तो समझते हैं किसी भी इंटरव्यू में अब ये तो आ गया है रिपोर्ट, नेशनल राष्ट्रीय जांच एजेंसी का रिपोर्ट आ गया है कि नकली नोटों का जो भंडार है वो बढ़ता चला जा रहा है। और रास्ता उसका है नेपाल और पाकिस्तान से। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को प्रभावित कर रहा है। हर चीज का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। आप देखिएगा जमीन का दाम इतना अधिक बढ़ गया है कि पटना के एकदम एरिया में कहीं चले जाइए तो वहां आपको 1 करोड़ रुपए कट्ठा है। तो एक स्टूडेंट जो है गांव का, उससे पूछे कि तुम्हारे यहाँ क्या हाल है, तो कहता है कि सर हमारे गांव में भी जो पेटिया लगता है उसके पास छोटा सा जमीन है, 1 करोड़ रुपए कट्ठा। अब खरीदने वाला कौन है, रुपया कहाँ से आया? बहुत सारी बात, क्वेश्चन है, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि हर हालत में साइबर क्राइम से बचाने का काम अब तो डिजिटल अरेस्ट कर रहा है। इन सब बातों से कैसे फ्रॉड से बचे, इसके लिए बच्चे को स्कूल के पाठ्यक्रम में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल जैसे कुछ देशों ने साइबर जागरूकता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। हमें भी भारत में इस दिशा में सोचने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बने बैंकिंग फ्रॉड और नकली नोटों की समस्या का इलाज मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं, है ना? अब वो, आपको याद आ रहा है बहुत पहले कोई हीरो था जो बोलता था कि डॉन को पकड़ना नामुमकिन है ना? आप सभी जानते होंगे कौन था डॉन। तो इस तरह से साइबर अ, अपराध से बचने के लिए आपस में भी डिस्कशन कीजिए और इस पर लगाम लगाइए। घर परिवार में जो लोग हैं उसको समझाइए। फोन कहीं से आवे, घंटी बजे फट से उठा ले, फट से हेलो, ये नहीं, उसके बारे में सावधानी बरतना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक का टिक ज़रूर लगाइएगा। देखिए, आपको हँसाने के लिए कुछ बात अब बताएँ, क्योंकि देख रहे हैं कि 1 मिनट का या आधे मिनट का जो शॉर्ट्स है, कुछ नहीं है, शॉर्ट्स है, उसमें कुछ अपना सोच के बनाया है और लाइक देखिएगा तो अ, 1000 में है, तो ठीक है, उसको दीजिए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन पढ़ने-लिखने वाला चीज़ है, इसको कौन बताएगा आपको? इसको अच्छा जो टीचर होगा ही बताएगा, जिसको समझदारी है वो बताएगा। हम तो आपको पढ़ा रहे हैं 1973 से, जिस जिसमें जो लोग इसको पढ़ रहे होंगे, उन उसमें पैदा भी नहीं हुए। उनका जन्म जो होगा वो 2000 से ये 25 है, तो 2000 में अगर पैदा हुआ होगा तो 25 बरस का होगा। 25 बरस बहुत हो गया, ज़्यादातर तो 21 से 25 के बीच में ही लड़के कॉम्पिटिशन देते हैं। तो इसलिए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए। ये फ्री चैनल है, जहाँ की फ्री में आपको हम मन से पढ़ाते हैं। उद्देश्य क्या है कि आप एम्प्लॉयमेंट सीकर की जगह से एम्प्लॉयड पर्सनैलिटी हो जाइए और आपको तो खुशी होगी ही, मुझे खुशी होगी और पेरेंट्स को बहुत खुशी होगी। पेरेंट्स की लॉन्जेविटी बढ़ जाएगी। देख रहे हैं बहुत सारे पेरेंट्स को अपना तो जीवन उसका हो गया, लेकिन उसके बच्चे का जीवन नहीं बन रहा है, उससे पीड़ित है। और अभी आयु है 74.4। ये भारतवर्ष में एक व्यक्ति का उम्र है कि इतना बरस तक ले एवरेज भारत सरकार का रिसर्च है कि 74.5 वर्ष उम्र है। तो अब वो आदमी मर गया 60 में, 65 में, 62 में, तो देख रहे हैं जिम जा रहा है और 25 बरस है हार्ट फेल। तो बहुत सारी बातों को समझना चाहिए। ये जो हमें जो साइबर क्राइम हो रहा है, साइबर फ्रॉड हो रहा है और अ, म्यूलर म्यूल हंटर एआई टूल पेश किया जा रहा है। हाईटेक तरीकों को अपना करके फिशिंग अटैक कर रहा है, डिजिटल अरेस्ट कर रहा है। इन सब बातों को आपस में डिस्कशन कीजिए। सबको जागरूक होने की ज़रूरत है, पहले वाली बात नहीं है। हम लोग के ज़माने में मतलब कि हम लोग तो मेरा जन्म 1951 में हुआ, मान लीजिए 56 60 के बीच में उस समय 1960 के समय में हम लोग को बुद्धि था। उस समय चोर आता था, तो पूरे देह में तेल लगाए रहता था, कि अगर आप पकड़ने जाइएगा तभी वो छाल के निकल जाएगा। उस समय पिस्टल लेके नहीं आता था, पूरा तेल लगा के और एकदम अर्धनग्न ताकि कहीं से आप पकड़ नहीं सकिए। अब क्या है कि एकदम छोटा भी है और पिस्टल लिए हुआ है। क्राइम का भी तरीका अब उससे भी ज़्यादा हो गया कि फ़ोन में आपको फँसा दिया। फ़ोने पर आपको डिजिटल अरेस्ट किए हुआ है। तो ये सब बात को आपस में डिस्कस करना चाहिए और आप सभी जो देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से भारत के भविष्य हैं और आप पर गर्व है कि आप इसको देखते हैं, पढ़ते हैं और आगे अपने जीवन को सँवार रहे हैं। परिवार को स आपका जीवन सुधरेगा तो परिवार का जीवन सुधरेगा, देश का जीवन सुधरेगा। अब सोचिए बिहार के बारे में क्या कहें कि 1970 में टीचर हमको पढ़ाया कि बिहार जो है सबसे पुअरेस्ट है इंडिया में। हम जो है 1974 से लेके और 2016 तक ले क्लास में पढ़ाए कि बिहार सबसे नीचे है। अब हो गया 2025, अभी भी पढ़ा रहे हैं कि बिहार सबसे नीचे है। तो इस से हम लोग को ऊपर उठना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपस में दोस्तों को बताइए कि फ्री मटेरियल इज अवेलेबल ऑन डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल, जो पिछले 1973 से 2025 तक जितने बातों को पढ़ाया है वो सब चला गया इस पर यूट्यूब पर। क्योंकि आदमी का तो लाइफ का कोई ठीक नहीं है। मटेरियल भी गल जाएगा, इधर फेंका जाएगा, किसको समझ आएगा इकोनॉमी। तो हम सोचे कि सबसे अच्छा है कि सारा चीज़
यूट्यूब पर डाल दें। वहाँ से जिसको देखना है देखता है और देख कर के कोई जोड़ता है, प्लस माइनस करता है, तो इससे सहयोग होगा। क्योंकि जो बुक है वो बहुत कॉस्टली है और उतना स्पष्ट नहीं है जिससे कि लड़का समझ सके। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखिए और मेरा पूरा विश्वास है कि आप कम्पीट कीजिएगा और जॉब सीकर नहीं रहिएगा। जॉब प्राप्त करने के बाद यू विल बिकम ऑफिसर in different states of India. Thank you very much.